हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। ये क्लास 9 की बुक का चैप्टर हैगा, चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप ना इस चैप्टर को पढ़ना, पहले अपनी जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की, आप उस बुक से पहले इस चैप्टर को पढ़ना। जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे खुद से, तो आपको थोड़ा बहुत ये चैप्टर समझ आएगा। फिर इस वीडियो को देखना, फिर आपका 50% तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो ये जो लिखे ना इसमें वर्ड्स, ये मेन पॉइंट्स मैंने इसमें लिखवाए हैं, तो मैं उसी को भी डिस्कस कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ उसी को। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, समझिए और फिर देखिए। और आपकी इसकी वर्कशीट भी आई होगी, तो आपको उसमें से थोड़ा बहुत समझ आ भी चुका होगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि जीव जंतु, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम सेल कहते हैं। अब फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल होता है फंक्शन, जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहा है, एनिमल्स के अंदर फंक्शन हो रहा है, प्लांट्स के अंदर फंक्शन हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है उसे हम फंडामेंटल कहते हैं, उसी को हम सेल कहते हैं। सेल जो होता है फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल होता है, मतलब सेल से स्ट्रक्चर भी बनता है। अब हमारा ह्यूमन बॉडी है, उसमें स्ट्रक्चर बन रहे हैं। देखिए हमारा बॉडी है एक, तो बॉडी में छोटे छोटे जुड़कर, मतलब छोटे छोटे सेल को जोड़कर एक बॉडी बनी है, पूरी की पूरी बॉडी तैयार हुई है, तो वही सेल होता है। अब सेल जो होता है एक लैटिन वर्ड होता है फॉर लिटिल रूम। लैटिन का मतलब होता है लिटिल रूम, ठीक है, लिटिल रूम, छोटा सा कमरा। द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक सॉ अ लिटिल रूम इन द कॉक। जो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने क्या देखा? देखो, उन्होंने देखा कि जो एक कॉर्क है, कॉर्क किसे कहते हैं? कॉर्क कहते हैं द बार्क ऑफ ट्री का जो पेड़ था ना, पेड़, उसका एक पतली सी उनको छाल निकल के मिली, जो पतली सी पिन्नी के टाइप की, प्लास्टिक के टाइप की, उनको एक कुछ छाल टाइप का मिला। रिसेंबल द स्ट्रक्चर ऑफ हनी कॉम्ब, जो कि बिल्कुल हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह था। The use of word cell to describe these units is used till this day in biology as cell biology। और जो सेल है, इसको अब इस टाइम में इसको क्या कहा जा रहा है? सेल बायोलॉजी। बायोलॉजी में इसको सेल बायोलॉजी कहा जा रहा है, क्योंकि आपका बायोलॉजी का ही चैप्टर रहेगा। ओके, तो इसे हम सेल बायोलॉजी कह रहे हैं। अब देखो, जब रॉबर्ट हुक ने वो क्या डिस्कवर उन्होंने किया सेल को बार्क ऑफ ट्री में से, तो उनको क्या दिखा? देखो, जब उन्होंने किया तो उनको एक अजीब सा ढांचा दिखा, स्ट्रक्चर दिखा, जो कि कुछ इस टाइप का था। देखो, कुछ ऐसा था, उसमें बीच में न्यूक्लियस था, ठीक है। देखो, मैं आपको इसका पिक्चर दिखला दे रही हूँ मैं। देखो, इसमें पिक्चर मैंने रखी है। देखो, ये तो ऑनियन पील का है, बट ऐसी उसमें भी था। देखो, ऐसे उसमें भी स्ट्रक्चर बना होता है, ऐसे, ठीक है। और इसमें जो बीच में यहाँ पे ना न्यूक्लियस भी होता है, इसमें पिक्चर में है नहीं, बट यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। तो ऐसे ही उनको जो रॉबर्ट हुक थे, उनको ऐसे ही दिखा था, तो उन्होंने उसको डिफाइन किया कि ये सेल है। जो ये देखो, ये छोटे छोटे रूम बन रहे हैं ना इसमें, इसको ही हम लिटिल रूम कहते हैं। लैटिन के वर्ड में, लैटिन वर्ड है एक, उसको हम लिटिल रूम कहते हैं। इज़ दैट क्लियर? इतना आपको समझ आ चुका होगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं। जस्ट वेट। ओके, चलो। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कंडेंसर टू ऑब्जर्व अ सेल। आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ सैपरिन फॉर प्लांट सेल एंड मेथिलीन ब्लू फॉर एनिमल सेल। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, उसमें क्या होता है? उसमें लेंस होते हैं और आँख से देखने वाला जो ऊपर को बनाया जाता है ऐसे करके, जिसमें हम आइज से देखते हैं, वो होता है। एंड कंडेंसर टू ऑब्जर्व अ सेल, और जो नीचे को वो रहता है जिससे कि हम ऑब्जर्व कर पाए कि सेल कैसा है, दिख सके हमको। आफ्टर पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ
ड्रॉप ऑफ सैफरिन। जब हम किसी चीज़ का भी वो ले रहे हैं, मतलब जैसे कि अनियन पील हो गए, अनियन को हमने पील कर लिया, उसको छील लिया, और उसका जो पतली सी एक लेयर आती है पिन्नी की तरह, आपने देखी होगी अनियन को जब छीलते होगे आप, तो छीला होगा आपने तो देखा होगा। ओके, तो हमको क्या करना है, उसको हमें ले लेना है, उसमें हमें सैफरिन या फिर मेथिलीन ब्लू मिक्स करना है। अगर आप ये मिक्स नहीं करोगे ना तो पता है क्या होगा आपको ना, जो अनियन का पील है वो तो बिल्कुल वाइट होता है ना, बिल्कुल वाइट होता है, तो आपको दिख नहीं पाएगा, इसलिए आपको उसमें कलर ऐड करना पड़ेगा। ये कलर होता है, लेकिन ये प्लांट सेल में यूज़ करना है। तो जो ऑनियन होता है वो भी तो प्लांट है ना, तो ये, और ये एनिमल सेल के लिए यूज़ करते हैं मैथिलीन ब्लू। ये ध्यान रखना कि सैफरिन प्लांट सेल के लिए यूज़ होता है और मैथिलीन ब्लू एनिमल सेल के लिए यूज़ होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि किस चीज़ के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो इतना समझ आ गया। जब आप उसमें कलर डालोगे ना अनियन पील में, जब आप उसमें कलर डालोगे तो आपको वो स्ट्रक्चर कलर्ड में दिखेगा, आपको साफ साफ समझ आएगा कि कहाँ पे न्यूक्लियस है, कहाँ पे साइटोप्लाज्म है, कहाँ पे क्या है, सब आपको दिखेगा। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। ये मैंने थोड़ा अजीब सा बना दिया। ऐसे आपको देखिए एक ही सेम स्ट्रक्चर का ही दिखता है, ऐसे ऐसे करके बॉक्स की तरह बना रहता है और बीच में न्यूक्लियस होता है। ओके, इज़ दैट क्लियर? देखो अब इसमें देखो, जो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, आपको आपकी एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 57 पे दिख जाएगा, तो आप चेक कर लेना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है वो कैसा दिखता है। ओके, सो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे साइंटिस्ट के बारे में, जो ल्यूवेनहुक सॉ थे। जो ल्यूवेनहुक थे उन्होंने देखा, द साइंटिस्ट ल्यूवेनहुक सॉ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द पॉन्ड वाटर फॉर फर्स्ट टाइम, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखो जो ल्यूवेनहुक थे, ल्यूवेनहुक थे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा जो पॉन्ड का वाटर है, जो वाटर था पानी में, तालाब का, देखा कि उसमें जो सेल हैं वो फ्री हैं, मतलब वो सेल जो है पानी के अंदर थे, फ्री लिविंग सेल्स। अब हमारे क्या हो सकते हैं, पानी के अंदर क्या क्या होता है, पानी के अंदर अमीबा होता है, पैरामीशियम भी होता है पानी के अंदर, है ना, देखो अमीबा होता है। तो उन्होंने पाया कि जो लिविंग सेल्स हैं वो पानी के अंदर दिख रहे थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर्ड किया। और जो ल्यूवेनहुक है वो फादर हैंगे माइक्रोबायोलॉजी के। ओके, जो ल्यूवेनहुक है वो फादर है माइक्रोबायोलॉजी के, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ध्यान रखना ये। द साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। और जो रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने क्या डिस्कवर्ड किया, उन्होंने ये डिस्कवर्ड किया कि जो न्यूक्लियस देखा उन्होंने सेल के अंदर, जब ये सेल बन रहा है ऐसे ऐसे कर बहुत सारे सेल बन रहे हैं, इसमें देखो ये बीच में न्यूक्लियस हैगा, तो उन्होंने इस न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया। जो आपका ये न्यूक्लियस है ना, उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया कि न्यूक्लियस हैगा। ओके, चलो अब ये हो गया हमारा कि न्यूक्लियस किसने डिस्कवर्ड किया। The cell theory states that all the plants and animals are composed of cell. It was proposed by Sedelian and Sajwana. जो सेल की थ्योरी थी प्लांट्स एंड एनिमल की, किसने कंपोज किया सेल को, मतलब कि प्लांट्स में कौन कौन से टाइप्स के सेल होते हैं, क्या क्या होते हैं, किसने डिस्कवर्ड किया, ये किया शेडेलियन एंड सचवना। ओके, सचवन, देखो शिल्डियन एंड सचवन, इन्होंने डिस्कवर्ड किया। चलो अभी हो गया। अब द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्च्यू बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो ये वर्च्यू थे ना, उन्होंने क्या एक्सपेंड किया, क्या बताया कि जो सेल होता है, सेल वो प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, मतलब कि जो सेल होता है अब वो एक सेल से दूसरा सेल भी तो बन रहा है। देखो ये सेल है, ये अमीबा हैगा, अमीबा, अब ये अमीबा बाद में क्या होता है, ये जो अमीबा हैगा ये न्यूक्लियस हैगा इसका, तो बाद में दो उसमें बट जाता है ना, दो न्यूक्लियस में बट जाएगा, फिर लास्ट में क्या होगा ये कि ये दो अलग अलग अमीबा में बट जाएगा। देखो ये दो अलग अलग हो गए ना, ये एक अलग हो गया, ये एक अलग हो गया। यही तो आपने देखा होगा आपकी बुक में, कि आपने पहले पढ़ा होगा अमीबा के बारे में, तो आपने बुक में देखा होगा कि जो न्यूक्लियस पहले एक बनता है, एक होता है उसके अंदर अमीबा के अंदर, फिर वो एक से दो में बट जाता है,
डिवाइड हो जाता है 2 में, फिर 2 से फिर वो न्यूक्लियस बन जाता है, अलग अलग हो जाता है, फिर इससे दोबारा यही प्रोसेस शुरू हो जाएगा, है ना। यही तो आपने पढ़ा होगा आपने। अब चलिए हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं। द सेल डिफर इन साइज, शेप, स्ट्रक्चर। जो सेल होते हैं साइज़ में भी अलग होते हैं, शेप में भी अलग होते हैं, स्ट्रक्चर में भी अलग होते हैं। मतलब जितने भी सेल होते हैं सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबके शेप, स्ट्रक्चर, साइज सब अलग अलग होते हैं। ऑनियन पील वेराइज सेल इन ह्यूमन बॉडी। देखो ऑनियन पील अलग होता है, इसमें बता रहे कि ऑनियन पील अलग होता है, ह्यूमन बॉडी में जो सेल होता है वो अलग होता है। टाइप्स ऑफ सेल, सेल के कितने टाइप्स होते हैं अब हम ये पढ़ेंगे। ओके, देखो टाइप्स ऑफ सेल क्या क्या होते हैं। ऑनियन सेल होता है, ऑनियन सेल, स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, बोन सेल, फैट सेल, नर्व सेल, ओवम, स्पर्म एक्सेट्रा। ईच काइंड ऑफ सेल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अभी जितने भी सेल होते हैं सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। मसल का अलग फंक्शन होता है, ब्लड का अलग होता है, बोन का अलग होता है, फैट का अलग होता है, नर्व सेल का भी अलग फंक्शन होता है, ओवम का अलग होता है, स्पर्म का अलग होता है। ये सब फंक्शंस है। ओके, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे 10th वाला। ये सिंगल सेल में कंसिस्ट होल ऑर्गेनिज्म एज एन अमीबा, क्लाइमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? देखो यूनि का मतलब होता है, यूनि का मतलब सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और सेलुलर का मतलब सेलुलर का मतलब सेल। ठीक है, तो जो सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें एक ही सेल होता है। अब देखो अमीबा है उसमें भी एक ही सेल होता है, क्लाइमाइडोमोनास है उसमें भी एक ही सेल होता है, पैरामीशियम में भी एक होता है, बैक्टीरिया में भी एक ही होता है। तो ये सब वन सेल वाले ऑर्गेनिज्म होंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं। अब हम पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर। वेयर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन। अब जो मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर जिसमें ज़्यादा वो होते हैं, सेल्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल हो गया, ये मल्टी सेलुलर है। ओके, चलो अब हम नीचे दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं अपना। द फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल इज सेम। जो हर सेल का फीचर होता है सेम ही होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये हर सेल मेम्ब्रेन में होगा, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो। तो अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना सेल के आउटर कोस्ट में, जैसे कि ये सेल हैगा, अब ये जो है ना ये, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल के जो बाहर हैगा इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहेंगे। इट इज़ कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स। इसे हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं बिकॉज, क्योंकि ये जो सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने देता है। जैसे कि सेल हैगा, अभी ये सेल ना फालतू की चीज़ों को अंदर नहीं आने देगा, जैसे कि जो उसके यूज़ की चीज़ नहीं है ना उसको अंदर ही नहीं आने देगा और ना अंदर से बाहर जाने देगा। जैसे कि अब सेल है, ये सेल है मान लो, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन जो है बाहर सरफेस पे ऑक्सीजन और ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है। और जो अंदर है अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ओके, अंदर जो है कार्बन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको जो है इस सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना उसको ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें ज़्यादा अब वो हो गया, क्या बोलते हैं, ज़्यादा कार्बन हो गया, तो उसको कार्बन को बाहर निकालना पड़ेगा और थोड़ा ऑक्सीजन अंदर लेना पड़ेगा। तो क्या करेगा कि जो कार्बन है उसको थोड़ा बाहर निकाल देगा और ये ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये जो जिस चीज़ की इसको ज़रूरत होती है ना उसी चीज़ को अंदर आने देता है, फालतू की चीज़ों को अंदर बाहर नहीं करने देता। यही है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। इट हेल्प्स इन डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। ये डिफ्यूज़न में हेल्प करता है, ऑस्मोसिस में हेल्प करता है। अब ये क्या है डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस, ये आपका आगे दे रखा है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।
पहले हम पढ़ते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस की मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मैंने क्या बताया था, जैसे कि ये सेल हैगा, मैंने थोड़ा गोल बना दिया, कोई बात नहीं, चलो मैं ठीक से बनाती हूँ। ये सेल हैगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब देखो ये अंदर हाई कंसंट्रेशन है, अंदर हाई है ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाई है और बाहर ऑक्सीजन है, ठीक है। लेकिन जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है लेकिन अंदर ऑक्सीजन कम है ना, है ना। अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा है लेकिन ऑक्सीजन कम है, तो क्या करेगा? डिफ्यूज़न करेगा। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूज़न करते हैं, जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। तो जो सेल है उसको क्या चाहिए होगा? उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन को ले लेगा, बाहर से ऑक्सीजन ले लेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके पास एक्स्ट्रा होगा उसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। इसी को हम डिफ्यूज़न कहते हैं। अगर आपको अगर ये समझ नहीं आया ना, तो आप थोड़ा अपनी बुक जो है उसमें ये टॉपिक दे रखा है, आप उसको पढ़ना, आपको समझ आएगा, अच्छे से समझ आ ही गया होगा। वैसे मैंने बताया, रुको आगे भी पढ़ लो, थोड़ा समझ आ जाए, क्या पता। एग्जाम्पल, चेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखो अब इसमें डायग्राम दे रखा है डिफ्यूज़न का। देखो ये हाई कंसंट्रेशन है और ये लो कंसंट्रेशन है, ओके। अब ये हाई कंसंट्रेशन, ये लो कंसंट्रेशन, अब ये सेल है, ये बाहर जो है हाई कंसंट्रेशन, ये बाहर है, ओके। ये आउट में है, इन आउटसाइड है, ओके। आउटसाइड जो है ये ज़्यादा, ये इनसाइड है, अंदर की तरफ है, इनसाइड। पर ये जो अंदर है ये अंदर ज़्यादा है, ये बाहर ज़्यादा है, ये फ़र्क है। देखो ये कार्बन जो है बाहर अंदर की ओर ज़्यादा आएगा कार्बन, और ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है। तो इसको जो ये सेल है उसको क्या चाहिए? जब अंदर की ओर जो चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या करेगा? निकालेगा ना उस चीज़ को। तो वो जो है कार्बन को निकाल रहा है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा है तो उसको ऑक्सीजन तो चाहिए, ऑक्सीजन उसको लेनी पड़ेगी, तो ऑक्सीजन को अंदर डाल लेगा। यही फ़र्क है, यही वो हैगा डिफ्यूज़न, इसी को कहते हैं, ओके। दिस इज़ डिफ्यूज़न। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज़ द पैसेज ऑफ वाटर इन द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसनट्रेशन। ऑस्मोसिस में जो होता है पैसेज होता है, वाटर के बारे में होता है। इसमें जो वाटर जो है हाई वाटर कंसनट्रेशन से लो वाटर कंसनट्रेशन में होता है। ये भी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन में ही होता है, जैसे कि ये मेम्ब्रेन है, ओके। इसमें आपको समझ नहीं आएगा, मैं अपने आप से एक डायग्राम बना रही हूँ। देखो ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर जो है सेल है, ओके, ये सेल है। अब इस सेल में जो बाहर वाटर का कंसंट्रेशन है ये ज़्यादा है और अंदर जो है वाटर कम है। तो ये क्या करेगा? ये जो वाटर है अंदर से, ये जो बाहर वाटर ज़्यादा है तो अंदर की ओर ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से जो है सेल फूल जाता है ना। ये तो मैंने आपको ऐसे बताया, अभी इसके में बताया है कि जब सेल फूलेगा तो कौन सा होगा, पिचकेगा तो कौन सा होगा, श्रिंक होगा। तो आगे देखो अब पढ़ते हैं हम। द सेल गेन्स वाटर इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसनट्रेशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो अब क्या कह रहे हैं इसमें, देन द सेल गेन्स वाटर। जो सेल है उसमें वाटर जो है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर, जो सेल उसमें पानी ज़्यादा होगा बाहर से, तो क्या करेगा? जब सेल के अंदर पानी ज़्यादा होगा तो क्या करेगा? सॉरी मैंने गलत बता दिया, ये मैंने आपको हाइपरटोनिक के बारे में बता दिया, मैं हाइपोटोनिक के बारे में बता दी, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। अब मैं बता रही हूँ आपको। देखो मैंने हाइपरटोनिक के बारे में बताया था, ये हाइपोटोनिक है, मैं इसके बारे में बता रही हूँ। देखो मैंने क्या कहा था, अभी बता रही थी मैं आपको कि जब ये बीकर है, इसमें एक सेल हैगा, ये सेल है, ओके। जब इस सेल के बाहर जो है पानी बाहर ज़्यादा है, ठीक है, पानी जो है बाहर की ओर
ज़्यादा है, अंदर की ओर कम है। तो ये क्या करेगा, ये जो है अंदर की ओर पानी कम है, बाहर की ओर ज़्यादा है, तो क्या करेगा ये जो पानी है, ये जो बाहर का पानी है, ये सेल जो है एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा सेल पानी। जब ये सेल पानी सोखेगा तो क्या होगा, अब कोई भी चीज़ है उसको पानी ज़्यादा मिल रहा है तो क्या होगा, फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। ओके, जब सेल के अंदर पानी कम हो और उसके बाहर, उसके सराउंडिंग आस पास पानी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सेल जो है स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ये होता है द सेल मेंटेन सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। जब वाटर सेल में भी बराबर होगा और बाहर भी इक्वल वाटर होगा तो क्या होगा, ना वाटर का चेंज कुछ होएगा ही नहीं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो वैसे सेम रहेगा, उसमें ना वो फूलेगा ना वो पिचकेगा, है ना। तो इसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, द सेल लॉसेस वाटर इफ द मीडियम हैज़ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। देखो अब सेल है, सेल के अंदर जो है पानी बहुत सारा है और बाहर जो है पानी बहुत कम हैगा, तो क्या करेगा वो, सेल पानी को जो है बाहर की ओर निकाल देगा, सेल जो है श्रिंक हो जाएगा, पिचक जाएगा सेल जैसे कि इतना बड़ा है तो इतना छोटा हो जाएगा वो सेल। ओके, आपका इसमें एक रेजन्स वाला ना आपकी बुक में दे रखा हैगा एक्टिविटी, आप उस एक्टिविटी को पढ़ना। देखो उस एक्टिविटी में है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। उस एक्टिविटी में है ये कि जो आप, तो उस एक्टिविटी में ये था कि रेजिन्स लेने हैं हमें कुछ, उसको हमें पानी के अंदर डाल देना है। अब रेजिन्स जो होते हैं सुखड़े हुए होते हैं ना, आपने देखा होगा जो किशमिश होती है वो सुखड़ी हुई होती है, मतलब वो पिचकी हुई होती है। जब आप उसको वाटर में डालोगे तो क्या करेगा, वो फूल जाएगा, स्वेलअप हो जाएगी ना, किशमिश फूल जाएगी, तो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपोटोनिक, देखो ये वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब किशमिश में पानी इक्वल होगा और क्या बोलते हैं, किशमिश में पानी इक्वल होगा और बाहर भी पानी इक्वल ही होगा, दोनों बराबर होगा, तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। अगर किशमिश के अंदर पानी ज़्यादा होगा और बाहर पानी कम होगा तो किशमिश क्या करेगी, अपना पानी रिलीज़ कर देगी, पानी जो है उसका रिलीज़ कर देगी, उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, इतना समझ आ गया आपको। तो चलिए, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है, आप इतना देख लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।